जी सर। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली ऑल्सो। टॉपिक का नाम है सर टीडीएस। दो टॉपिक इसमें बेसिकली हमें कवर करने हैं। फर्स्ट इज टीडीएस एंड सेकंड इज टीसीएस। सर टीडीएस किसे कहते हैं? एक मिनट जरा स्क्रीन में रीशेयर कर रहा हूं। जी, तो सर टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अभी पहले हमारा जो फोकस होगा वो होगा टीडीएस पर, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सर ये होता क्या है? एग्जाम्पल के जरिए जरा बात को समझने की कोशिश करते हैं। आइए सर, एक पर्टिकुलर पर्सन थे, मिस्टर ए, बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस करते करते इन्होंने सर्विसेज ली मिस्टर बी से। इन्होंने मिस्टर बी से कुछ सर्विसेज ली। ये कोई सर्विस प्रोवाइडर थे। अब वो कोई भी हो सकते हैं सर, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, एटसेट्रा। सर्विसेज का जो रेमुनरेशन तय हुआ ना सर, वो हुआ 5 लाख रुपीज का। तो देखिए, मिस्टर ए इज द पेयर एंड मिस्टर बी इज द पेई। मिस्टर बी इज पेई। ये पैसे दे रहे हैं मिस्टर ए और बी पैसे ले रहे हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है टीडीएस के केस में? इनकम टैक्स एक्ट इंस्ट्रक्ट द पेयर, पेयर जो पैसे दे रहा है। मेरे एग्जाम्पल में कौन है? मिस्टर ए। टू डिडक्ट टैक्स while making payment to payee या रिसीवर, मेरे एग्जाम्पल में मिस्टर बी। सर मिस्टर ए को पैसे देने हैं 5 लाख रुपए मिस्टर बी के। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर बी कोई प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है। इनसे हमने कोई कंसल्टेंसी ली, कंपनी का ऑडिट कराया, बिजनेस का ऑडिट कराया। अब 5 लाख रुपए हमें इनके पे करने हैं। तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर, जब आप इनको पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट करते हुए आप क्या कीजिए, आप इनको पे कीजिए सिर्फ 4,50,000। और 50,000 रुपीज ए शेल डिडक्ट फ्रॉम बीज मनी एंड डिपॉजिट विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ
पेई या रिसीवर मिस्टर बी। सर देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। सर देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने हमेशा एक मेजर प्रॉब्लम होती है, और वो होती है टैक्स इवेजन। लोग ना टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। कोई भी पर्सन अपनी खुशी से टैक्स देना पसंद नहीं करता, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई ये कहे कि नहीं नहीं मेरा तो मन करता है टैक्स देने का। सर प्रैक्टिकली इट डज नॉट हैपन, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अब हम डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, सर हमें ना टैक्स लेना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सर प्रॉब्लम ये होती है कि हर आदमी अपनी इनकम को हमसे छुपाता है और खर्चों को बताता है। बिजनेस के एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस एक बार को छुपा लेगा कि मैं घूमने गया था, मैंने घर के लिए कोई एसेट खरीदा, घर के लिए कोई पेंटिंग खरीदी, घर के लिए कोई नया टीवी खरीदा, ये छुपाने की कोशिश करेगा। बिजनेस के खर्चे हमें बताएगा, कहेगा सर बड़े खर्चे होते हैं सर, पैसा तो बचता ही नहीं मेरे पास, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। हमेशा टैक्स कम करने के लिए अपने खर्चों को बढ़ा चढ़ा के बताएगा, इनकम्स कभी नहीं बताएगा। तो अब हुआ क्या, सर मिस्टर बी एक इनकम कमा रहे थे, हमें ये डर है कि मिस्टर बी अपनी इनकम छुपाएंगे। सर बी ने ये इनकम कहीं से कमाई होगी ना, तो जिनसे इन्होंने ये पैसे लिए होंगे उनके लिए ये होगा एक्सपेंस। तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर मिस्टर ए, इनकम फॉर मिस्टर बी। लोग अपने बिजनेस के खर्चे बताते हैं, इनकम्स छुपाते हैं। तो हमने सोचा बी तो खुद बताएगा नहीं कि उसने ये इनकम अर्न की, तो क्या करें। हमने कहा भाई ये पैसे इसको किसने दिए, ए ने दिए। तो हमने ए से कहा कि सर जब आप बी को पैसे दे रहे होंगे ना, तो आप एक काम कीजिए, आप पैसे देने से पहले इसका टैक्स डिडक्ट करके हमारे पास डिपॉजिट करा दीजिए। ये टैक्स आपका टैक्स नहीं है, ये टैक्स बी का टैक्स है। ये आपकी जेब से नहीं जाएगा, ये बी के पैसों में से कट के जाएगा, ठीक है। सर ऐसे में मिस्टर बी एक बार के लिए टैक्स की चोरी करने की सोचेंगे, क्योंकि उनके पैसे बच रहे हैं ना। सर ए क्यों सोचेंगे, छोड़िए, सोचिए ना, ये कहेंगे छोड़ो भाई मेरी जेब से क्या जा रहा है, जमा कराओ। ऐसे में ऐसे में हमने ये सोचा कि हम ना पेयर को पकड़ते हैं, पेयर को। पेयर कौन है हमारे केस में, मिस्टर ए है। हमने मिस्टर ए से कहा कि सर आप एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू मिस्टर बी टैक्स डिडक्ट कीजिए, और टैक्स डिडक्ट करके हमारे पास डिपॉजिट करा दीजिए, ठीक है। सर ये टैक्स मिस्टर ए पेयर डिडक्ट करेंगे, मिस्टर बी के बिहाफ पे डिडक्ट करेंगे और डिपॉजिट कराएंगे विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। सर मिस्टर ए को 5 लाख रुपए देने थे मिस्टर बी के। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो 5 लाख रुपए आपको देने थे ना, आप इन 5 लाख के दो पार्ट्स कीजिए। 50,000 दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और 4.5 लाख रुपए दीजिए मिस्टर बी को। ठीक है सर, आप जरा 1 मिनट के लिए बात को समझिए। मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने पेड ₹4,50,000 टू मिस्टर बी, प्लस मिस्टर ए पेड
₹50,000 to income tax department on behalf of मिस्टर बी। तो इनका जो टोटल एक्सपेंस माना जाएगा ना, फॉर मिस्टर ए, ये 5 लाख माना जाएगा। सर मिस्टर ए ने 4.5 लाख रुपए बी को दिए और 50,000 इनकम टैक्स को दिए बी के बिहाफ पर। तो जब बी के बिहाफ पर पैसे दे दिए तो इनका तो खर्चा हो गया ना सर, एक्सपेंस हो गया, पैसे चले गए। तो इनका जो टोटल एक्सपेंस माना जाएगा वो 5 लाख ही माना जाएगा, इंक्लूडिंग टीडीएस। अच्छा इधर से सोचिए मिस्टर बी के बारे में। मिस्टर बी रिसीव्ड ₹4,50,000। सर इनको तो 4.5 लाख रुपए ही मिले, तो इनकी इनकम कितनी, प्लस मिस्टर ए, दैट इज पेयर, deposited ₹50,000 as TDS on behalf of Mr. B. Sir, Mr. B will get credit for such TDS. मिस्टर बी को इस टीडीएस का क्रेडिट मिल जाएगा। 1 मिनट में इसके बारे में बात करूंगा फिर से। Therefore, total income for मिस्टर बी कितनी, सर 5 लाख रुपए। आपकी इनकम 5 लाख मानी जाएगी, आपको 4.5 लाख मिल रहे हैं, 4,50,000 मिस्टर बी इज रिसीविंग, लेकिन इनकी इनकम कितनी, सर 5 लाख रुपीज। ये 50,000 इनके बिहाफ पर ही तो डिडक्ट होकर टैक्स के डिपॉजिट हुए हैं ना, तो इनकी जो इनकम मानी जाएगी वो इनकम टोटल 5 लाख ही मानी जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं टीडीएस डिडक्टेड on our behalf shall be treated as income for deductee। सर ये डिडक्टी की इनकम मानी जाती है। ठीक है, मिस्टर बी को 4,50,000 का मिलेगा चेक, पैसे मिलेंगे ना, और 50,000 का सर टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर ये अपने पास इस टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। सर ये बार बार हम कह रहे हैं टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, इसका क्या मतलब है? सर सिंपल है, देखिए हम सबसे पहले किसी पर्टिकुलर पर्सन की टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब मैं क्योंकि मिस्टर बी का एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूं, तो मैं बी का ही एग्जांपल लेकर चलता हूं। सर हमें सबसे पहले मिस्टर बी की टोटल इनकम निकालनी होगी, फिर इस पे टोटल टैक्स पेबल बाय मिस्टर बी कैलकुलेट करना होगा कि मिस्टर बी को इस पर्टिकुलर अमाउंट पे कितना टैक्स देना है। अब ये जो पर्टिकुलर अमाउंट आया है ना सर, टोटल टैक्स पेबल बाय मिस्टर बी, अब इसमें से ना हम लेस करेंगे, लेस टीडीएस एंड टीसीएस। सर हम ना इससे पहले एडवांस टैक्स डिस्कस कर रहे थे।
एडवांस टैक्स में भी तो हम यही कह रहे थे कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जितना भी अमाउंट उसका टैक्स का बनता है उसमें से हम टीडीएस टीसीएस को माइनस कर देते हैं। बाय चांस मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन का टैक्स पेबल आ रहा है 10 lakhs, उसका टैक्स कट गया 2 lakhs, तो उसे सिर्फ 8 lakhs ही तो पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हमारा बैलेंस टैक्स पेबल बाय द असेसी बन जाता है। बैलेंस टैक्स पेबल बाय द असेसी। सर बैलेंस टैक्स पेबल बाय द असेसी मेरे एग्जांपल में मैंने मान लिया 8 लाख रुपीज है। अब इस बैलेंस टैक्स का क्या होगा? सर इसमें से कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे एडवांस टैक्स के तौर पर। या फिर आप देंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पर। सर देखिए जो टीडीएस और टीसीएस होता है ना, वो हमारे टैक्स का वो अमाउंट होता है जो हमारे बिहाफ पर किसी और ने डिडक्ट कर लिया। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स सर वो हम खुद जमा कराते हैं। बस ये जो कुछ भी बचेगा ना सर ये होगा बैलेंस टैक्स पेबल और रिफंडेबल। सर ये नील भी हो सकता है। भाई देखिए 8 लाख रुपए देने थे, अगर 8 lakhs पे किए तो बैलेंस विल बी नील। सर मान लीजिए 7 lakhs पे किए और रिटर्न फाइल कर दी तो 1 लाख रुपए की डिमांड आ जाएगी सर सीपीसी से। ठीक है ना, इसको इंटीमेशन इशू हो जाएगा कि सर आपका 1 लाख रुपए का टैक्स पेएबल बनता है, आप जमा कराइए। और बाय चांस कहीं अगर इसने सपोज 9.5 lakhs पे कर दिए तो 1.5 लाख रुपए का रिफंड हो जाएगा सर, नॉट एन इशू। है ना। सर मैं बताना ये चाह रहा था कि देखिए टीडीएस कट गया का मतलब ये नहीं है कि इसकी अब टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट हो गई, अब इसका टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सर कैलकुलेट किया जाएगा। बस टीडीएस कट जाने का मतलब ये है कि इसका टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुका है। तो जब इसकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकाली जाएगी उसमें इन पैसों को माइनस कर लेंगे। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए इसका टैक्स बनता है, 2 लाख का टीडीएस कट गया, 8 लाख रुपए इससे मांग लेंगे। सर बाई चांस ऐसा भी हो सकता था कि इसका टैक्स बनता है 10 लाख और टीडीएस कट गया 12 लाख, तो मैं यही कह देता कि सर मुझे आपके 2 लाख रुपए रिफंड करने हैं। ठीक है, तो टीडीएस जो कटता है ना सर, वो टीडीएस हमारे टैक्स लाइबिलिटी में से बाद में एडजस्ट हो जाता है। बाद में आपकी जब टैक्स लाइबिलिटी निकाली जाएगी उसमें से आपके टीडीएस को एडजस्ट करा दिया जाएगा। जितना भी आपका टीडीएस होगा उस टैक्स में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है। सर टीडीएस कटने का मतलब ये नहीं है कि अब हमारे पास कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बननी। टीडीएस कटने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट इनका गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो गया है। ठीक। सर टीडीएस क्यों काटती है गवर्नमेंट? इनकम टैक्स में प्रोविजन ही क्यों है टीडीएस के? सर बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजन होते हैं ये। देखिए एक बार अगर इनकम का पैसा असेसी को मिल जाए उसके बाद असेसी को अपने पास से पे करना हो, सर देखिए ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्या कर सकते हैं। अगर मुझे अपनी जेब से निकाल कर पैसे देने हो ना सर दुख सा होता है। हो सकता है मैं कोशिश करूं पैसे देने ही ना पड़े। ठीक है। एक बार एक पर्सन पैसे रिसीव करे, मिस्टर ए, इन्होंने पहले इनकम रिसीव की 10 लाख रुपए, फिर टैक्स कैलकुलेट किया सपोज 1,17,000 रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत। अब मैं कह रहा हूं सर ये पैसा आप डिपॉजिट कराइए। सर हो सकता है मिस्टर ए इनका मन ना करे पैसे देने का, लेकिन सोचिए अगर ये पैसा इनको मिले ही ना, इनकी 10 लाख की इनकम थी, मैंने पहले ही काट लिए 2 लाख रुपए।
इनको मिले ही 8 लाख रुपए। सर जेब में से निकलते हैं ना पैसे, बुरा सा लगता है। अब इनको पता है कि भाई मेरे 2 लाख रुपए ऑलरेडी जा चुके हैं, तो अब ये गवर्नमेंट से जाके कहेंगे सर 1,17,000 ही बनते थे टैक्स, प्लीज रिफंड 83,000 रुपीज। ठीक है ना, तो ये 83,000 का रिफंड मांगेंगे ना, तो इन्हें अब मैं इनके ही पैसे जब दूंगा, सर इनको अच्छा सा लगेगा, ह्यूमन नेचर है, रिफंड आता है तो खुशी सी होती है ना। सर वो रिफंड होता किसके टैक्स का है? सर वो आपके ही तो पैसे हैं। सोचिए मेरे पैसे मुझे मिल रहे हैं और मैं खुश हो रहा हूँ, वाओ रिफंड आ गया, कितने मजे आ गए। सर वो मेरे ही पैसे थे। ठीक है ना, लेकिन बस ये ह्यूमन नेचर है सर, साइकोलॉजी है। अगर ये पैसा मैं अपने पॉकेट से देता तो हो सकता है मैं मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने सोर्स पर ही टैक्स लगा दिया और मेरे ही पैसे पहले से रिसीव करके अब मुझसे कह रहे हैं कि बस अब इन पैसों को ना आप एडजस्ट करा लेना। इससे क्या होता है सर, जो हमारे पास रेवेन्यू लीकेज हो जाती थी ना, जो लोग टैक्स नहीं देते थे, सर उसे हम काफी हद तक रोक पाए। पिछले कुछ सालों में अगर हम खास तौर पर देखें सर, तो टीडीएस के प्रोविजंस को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाती चली जा रही है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाती जा रही है, प्लस इसके ऊपर सर हैवी पेनल्टीज भी इंपोज कर दी जा रही है। ठीक है सर, देखिए अगर टीडीएस 100% अप्लाई हो जाए ना सर, टैक्स इवेजन हो ही ना, हर पेमेंट पर सोर्स पे ही टैक्स लग जाए, तो फिर ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी इनकम में इवेजन करेगा कैसे? इसीलिए हमारा पूरा फोकस है टीडीएस पर, कि हम किसी तरह से ना बस टीडीएस के प्रोविजन इस तरह के बना दें कि ज्यादातर पेमेंट्स के ऊपर हमें सोर्स पर ही टैक्स मिल जाए। ठीक है सर, टीडीएस कटता है तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है? सोचिए, मिस्टर ए ने डिडक्ट किया मिस्टर बी का टीडीएस, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? सर मैं बताता हूं, देखिए सबसे पहला फायदा, सर पैसे मिल गए सर, पैसे मिल गए। पैसे मिलेंगे ना, जब टैक्स कटकर मिलेगा तो पैसे आएंगे। सर ये छोटा फायदा है सर, बात सिर्फ ये नहीं है पैसे मिलेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, सर इंफॉर्मेशन मिलेगी सर, इंफॉर्मेशन। सर जब भी कोई पर्सन टीडीएस काटता है ना, अब इनको ना अपने पास एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सर टीडीएस की, मिस्टर ए को टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मिस्टर ए बताएंगे सरकार को कि सर मैंने इस पर्सन का इतना टैक्स काटा। तो सर सोचिए हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मिस्टर ए आके बताएंगे कि सर मैंने मिस्टर बी को 5 लाख रुपए दिए, मैंने मिस्टर सी को 10 लाख रुपए दिए। ठीक है, जब भी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, तो इस इंफॉर्मेशन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल गेट इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से सर अब मैं ना क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा कि भाई ये इनकम सामने वाले पर्सन ने अपनी रिसीट में शो की है या नहीं शो की है। मिस्टर ए ने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए मिस्टर बी को, 10 लाख रुपए दिए मिस्टर सी को, और इसी तरह के और पेमेंट्स बताए। तो सर अब जब इन लोगों की रिटर्न फाइल होगी, मिस्टर ए अपनी टीडीएस रिटर्न जमा कराएंगे और ये मिस्टर ए मिस्टर बी ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न डिपॉजिट कराएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम। सर मैं ना क्रॉस वेरिफिकेशन कर लूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि मिस्टर बी जो इनकम बता रहे हैं
फ्रॉम ए, और ए जो एक्सपेंसेस बता रहे हैं ये टैली होते हैं या नहीं होते? अगर ये टैली नहीं होते तो सर मुझे पता चल जाएगा कहीं कुछ ना कुछ घपला है, या तो ए गलत कह रहे हैं या बी गलत कह रहे हैं। तो मेरे लिए ना सर टैक्स इवेजन को पकड़ना इजी हो जाएगा। ठीक है सर, ये सब बैकग्राउंड था टीडीएस का, कि हम टीडीएस कैसे काटते हैं, क्यों काटते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था। अब सर टीडीएस में हमें पढ़ना क्या क्या है? सर देखिए, टीडीएस बार बार हमने डिस्कस की बात के टीडीएस काटता कौन है? सर पेयर विल डिडक्ट टीडीएस। ठीक है ना, ये टैक्स कौन काटेगा? पेयर काटेगा सर, पेयर। ऑन बिहाफ ऑफ पे ही काटेगा। सर मैं अगर रमेश को पैसे दूंगा तो मैं टीडीएस काटूंगा, और टीडीएस काटते हुए सर जब मैं ये टैक्स जमा कराऊंगा तो ये टैक्स जमा तो मैं करा रहा हूं, लेकिन जमा तो मैंने रमेश के लिए कराया है ना। सर आप जॉब कर रहे हैं, डिपार्टमेंट जब आपको सैलरी देता है आपका टीडीएस काट लेता है, तो काटता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपका एम्प्लॉयर। सर लेकिन ये टैक्स आपकी रिटर्न में शो भी तो होता है। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें शो करेंगे कि हाँ जी मेरा इतना इतना टैक्स कटा है। ये जो टैक्स आपका डिडक्ट किया गया, एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट कराया, सर वो टैक्स आपकी रिटर्न में रिफ्लेक्ट होने लगता है। आप उसका क्रेडिट लेते हैं कि हाँ जी मेरी इनकम 10 लाख रुपए, मेरा टैक्स 1,17,000 रुपए, एम्प्लॉयर ने 1,17 डिडक्ट कर लिया, अब मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। या एम्प्लॉयर ने बाय चांस 1 लाख रुपए ही डिडक्ट किया है तो आपको 17,000 पे करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयर ने 1.5 लाख रुपए काट लिया तो आप कहेंगे 33,000 रिफंड करो मेरे, है ना। तो सर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? भाई ये दो बातें तो तय हो गई, पेयर काटेगा, पेई के बिहाफ पर काटेगा। सर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, कौन से पेमेंट पे काटेगा, नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा। सर क्या हर पेमेंट पे टीडीएस कटेगा? ऐसा नहीं होता सर। सर आप लोगों ने जो फीस मेरे पास डिपॉजिट कराई, आपने तो मेरा टीडीएस नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? सर क्योंकि उस पर टीडीएस बनता नहीं सर। ठीक है, तो टीडीएस के टाइम पर ना हमें नेचर ऑफ पेमेंट देखना जरूरी होता है, कौन से पेमेंट पे टीडीएस कटेगा और किस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मुझे पता चल गया कि भाई मैं रमेश को पैसे दे रहा था और मुझे पता चल गया रमेश का टीडीएस काटना है, तो कितना काटें सर? कुछ रेट भी तो होना चाहिए ना। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? सर जब भी हम किसी का टीडीएस काटते हैं ना, तो कुछ ना एक्सेप्शंस एंड एग्जम्पशंस भी होती हैं। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब टीडीएस नहीं कटता। सर आप बैंक में एफडी कराइए, तो जब आप बैंक में एफडी कराएंगे तो बैंक वाले एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस काट लेंगे। सर लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटेंगे, एक्सेप्शन में कवर होता है सर वो। सर अगर मैं एफडी के ऊपर 5,000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव करूंगा तो बैंक वाले टीडीएस काट लेंगे। सर ये तो बहुत कम अमाउंट है सर, तो यहां कुछ एग्जम्पशन दी जाएगी, एक एक सीलिंग फिक्स की जाएगी, एक मॉनेटरी सीलिंग फिक्स की जाएगी कि हम अपने पास किस पर्टिकुलर अमाउंट के बाद ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है सर, जैसे मैं अपने पास किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो कंपनी से अगर मेरी सैलरी है 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना, तो इस पर टीडीएस कटने लगेगा क्या? सर टैक्स ही नहीं बनता सर, टीडीएस किस बात का सर, ये तो बहुत कम अमाउंट है। लेकिन अगर सैलरी बहुत ज्यादा हो तो
सर अगर सैलरी ज्यादा होगी तो फिर टीडीएस काटा जाएगा, अगर सैलरी कम होगी तो फिर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो बेसिकली हमें अपने पास ना ये देखना है कि टीडीएस किस पर्टिकुलर केस में डिडक्ट होगा, किस पर्टिकुलर केस में नहीं होगा, कितने अमाउंट के बाद होगा, कितने अमाउंट से पहले टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सर टीडीएस काटेंगे कब? सर मुझे ना एक पर्टिकुलर पर्सन को पैसे देने थे, 5 लाख रुपए देने थे, काम करवा लिया, पैसे ड्यू हो गए, लेकिन अभी मैंने पे नहीं किए सर, अभी मैंने पैसे दिए नहीं है सर। सर टीडीएस काट लूं क्या? पैसे तो अभी दिए ही नहीं, ठीक है, ये पैसे मेरे ही पास हैं, तो क्या मैं अपने पास वाले पैसों पे टैक्स काट के जमा कराऊं? सर ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सर कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिन पे टैक्स काटा जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सर सैलरी जब मिलेगी ना, टैक्स तभी कटेगा, जब तक सैलरी मिलेगी नहीं तब तक टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पेमेंट्स होते हैं सर जिन पर टैक्स क्रेडिट के टाइम पर कट जाता है। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब मैंने जैसे ही अपनी किताबों में इस अमाउंट को ड्यू करके दिखाया, सर टीडीएस काट लिया जाएगा, ठीक है, अमाउंट ड्यू करके दिखाया, नाउ यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, इस पे टीडीएस काटा जाएगा। सर कभी कभी टीडीएस पेमेंट के टाइम पे कटता है, कभी कभी क्रेडिट के टाइम पे, कभी कभी अर्लियर के भी प्रोविजंस होते हैं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन डिस्कस करनी है, ठीक है। एक छोटी सी बात और है सर, एक छोटी सी बात और है सर, देखिए जो टीडीएस के प्रोविजंस होते हैं ना, द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस आर वेरी टीडियस। सर ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड, बड़े मुश्किल प्रोविजंस होते हैं। सर एक नॉर्मल पर्सन को अगर आप टीडीएस काटने के लिए कहेंगे ना, सर वो नहीं काट पाएगा, उसके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में टीडीएस काटने के लिए हम किस पर्सन को फोर्स करें, किससे कहें कि आपको टीडीएस काटना ही काटना है? तो सर कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जहां पर हम छोटे मोटे बिजनेसमैन जो होते हैं ना, छोटे मोटे लोग जो होते हैं, उनको एक्सेप्शन में रख लेते हैं। हमने कहा सर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सर सारे पेमेंट्स नहीं है ऐसे, कुछ स्पेशल पेमेंट्स हैं, हम बात करेंगे। छोटे बिजनेसमैन को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब ये छोटे बिजनेसमैन कौन होते हैं सर? छोटे बिजनेसमैन, नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस। सर छोटे बिजनेसमैन कौन होते हैं? क्या हर बिजनेसमैन छोटा हो सकता है? सर सोचिए, एक कंपनी है, कंपनी, कंपनी का बिजनेस छोटा होगा या बड़ा होगा? तो सर कंपनी जो होती है सर वो तो बड़ी ही होती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कंपनी की तो कंपनी तो बड़ी ही है। तो अगर कोई कंपनी है सर, कोई फर्म है, फर्म एटसेट्रा, ऑलवेज डिडक्ट टीडीएस। सर टीडीएस के एक्सेप्शन में कौन लोग आ सकते हैं? सर मैं बताता हूँ, छोटे लोग पता है कौन हो सकते हैं? सर मैं हूं छोटा आदमी सर, मैं हूं, ठीक है। रिलायंस छोटी नहीं है सर, बात रिलायंस की नहीं हो रही। सर मैं अगर कोई छोटी कंपनी भी बनाता हूं ना, छोटी कंपनी भी छोटी नहीं होती सर। सर कंपनी बनाने में ना कंप्लाइंसेस की कॉस्ट होती है, तो जो पर्सन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं, सर वो टीडीएस के एक्सपेंसेस भी बियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर टीडीएस काटेगा कौन?
असेसी टीडीएस खुद डिडक्ट करेगा क्या? सर टीडीएस के जो प्रोविजंस होते हैं ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आमतौर पर टीडीएस के प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए ना हमें कंसल्टेंट की जरूरत होती है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी हेल्प करे, लॉयर हमारी हेल्प करे, टैक्स कंसल्टेंट हमारी हेल्प करे, तब मैं बिजनेसमैन टीडीएस काट पाऊंगा। सर मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे नहीं पता टीडीएस कैसे कटता है। तो मुझे किसी कंसल्टेंट की जरूरत है। सर कंपनी ना बिजनेसमैन खुद बना ही नहीं सकता। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी चाहिए ही चाहिए। उसके बिना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो ही नहीं सकता। प्लस सर कंपनी का ना एक ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, जो हर साल कंपनी का ऑडिट करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कंपनीज एक्ट कहता है। इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा सर, कंपनीज एक्ट कहता है। तो सर जब ऑडिट कराना ही है तो टीडीएस भी काट लेंगे ना, प्रॉब्लम क्या है? सर छोटा बिजनेसमैन कंपनी हो ही नहीं सकती। कौन हो सकता है? हमने कहा सर ये हो सकते हैं इंडिविजुअल या एचयूएफ, ये हो सकते हैं। सर एक इंडिविजुअल है, छोटी सी दुकान चलाता है बेचारा, ये हुआ छोटा आदमी। सर एक कोई एचयूएफ है, एचयूएफ, सर उसका भी बिजनेस छोटा हो सकता है। ऐसे में अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई एचयूएफ है, और सर इनका जो टर्नओवर है ना, टर्नओवर, वो कम है। कितने से कम है? सर 1 करोड़ रुपए से। इन केस ऑफ बिजनेस, सर अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, एंड सर 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो इसे छोटा बिजनेसमैन माना जाएगा। ठीक है। तो सर अगर मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब है सर सेल्स टर्नओवर, मेरी एनुअल सेल 1 करोड़ से कम की है। सर छोटा आदमी है सर, ये बेचारा छोटा आदमी है। ऐसे में इसे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर कोई प्रोफेशनल है, सर प्रोफेशन के केस में डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, सर 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो उनके लिए लिमिट ना कम है सर, 50 लाख रुपए। सर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ये जो लिमिट है ना, ये सेक्शन 44A बी में ऑडिट की भी लिमिट है। हाँ लेकिन एक इशू है सर, 44A बी में जो ऑडिट की लिमिट है ना सर, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ तक की है। ठीक है ना। तो पहले क्या था सर, यहां पे लिखा हुआ था आपको टीडीएस तभी काटना है जब आपका ऑडिट होता है। लेकिन अब सर ऑडिट तो 10 करोड़ के भी एक्सेप्शन के केसेस हैं, कि 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट को लगा 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम हो जाएगी, तो हमने यहां पर अमाउंट लिख दिया। अगर कोई भी बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, उसे टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, सोचिए करंट ईयर में 2024-25 में मैं बिजनेस कर रहा था, बिजनेस करते करते मैंने पेमेंट की है। मैंने इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिस्टर बी को पेमेंट किया 5 लाख का। इन द मंथ ऑफ अगस्त सी को पेमेंट किया 10 लाख का। सर अभी ना मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कम का है, मैं बिजनेस करता हूं, मेरा मंथली टर्नओवर 8 लाख पर मंथ होता है, साल का हो गया 96 लाख। मेरे ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लागू ही नहीं होते। अचानक क्या हुआ सर, 31 मार्च को एक कस्टमर आया, मैं आराम से बैठा था कि जी मेरा एनुअल टर्नओवर तो 96 लाख का है। वो आया और आकर कहने लगा सर 10 लाख रुपए का माल बेचेंगे, अब बताइए बेचूं या ना बेचूं। सर 10 लाख रुपए का माल मांग रहा है सर, कैसे ना बेचूं। लेकिन अगर मैंने इसको सेल्स कर दी तो मेरा सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा, और 31 मार्च को मेरे ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लग जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है सर, मैं जिसको अप्रैल में पेमेंट कर चुका, अगस्त में पेमेंट कर चुका, सर उससे जाके मैं टीडीएस के पैसे मांगू कैसे? पैसे तो गए। तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर, ये जो टर्नओवर देखा जाएगा ना,
ये लास्ट प्रीवियस ईयर का देखा जाएगा। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, चौबीस पच्चीस की, तो वो कब एप्लीकेबल होगा? इफ टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 23-24 एक्सीड्स ₹1 करोड़ और ₹50 लाख। पिछले साल का टर्नओवर अगर 1 करोड़ या 50 लाख को एक्सीड करेगा तो आपको टीडीएस काटना होगा, अदरवाइज आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, टीडीएस के प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे या एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसके लिए हमें टर्नओवर देखना होता है ऑफ द ईयर प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिसके लिए आप ये पर्टिकुलर प्रोविजन चेक कर रहे हैं। ठीक है सर, यहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हम अपने पास सेक्शन 192 हमारा फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले टीडीएस के प्रोविजंस में, टीडीएस के मीनिंग में, एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी, बेसिक में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सर। सर टीडीएस देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और सर प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस के प्रोविजन से बचे हम रह नहीं सकते, डिपार्टमेंट में रहना है तो टीडीएस तो जानना ही जानना है। ठीक है, तो इसलिए सर टीडीएस के ऊपर बेसिक से हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर जो हम देखते हैं, टीडीएस वगैरह तो कॉमन होता है, टीसीएस इतना ज्यादा यूज में नहीं आता, तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं कि जो चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होती हैं वो भी पता चल पाए और जो इतनी नॉट सो अप्लाइड है वो भी पता चल पाए। ठीक है सर, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। एनी डाउट सर? सर जी सर जैसे जी। इनकम जब टैक्सेबल लिमिट से कम रहती है, जैसे जी 5 लाख सर से नीचे, तो जी। फिर टीडीएस फिर भी काट लेते हैं 2 पैन होने की वजह से, तो वो किस प्रोविजन में कवर होता है सर? जैसे 2 पैन हो गए हैं किसी एसएससी के, तो हमारे यहाँ पे आते हैं ऐसे लोग कि जिनके 2 पैन है और इनकम 12,000 रुपये महीने ही है मान के चलो, उसमें भी टैक्स काट लेते हैं उनका, जैसे पेमेंट करते टाइम पे। सर 2 पेन तो किसी एक पर्सन के हो ही नहीं सकते, एक पर्सन के 2 पेन कैसे हो सकते हैं? बन जाते हैं गलती से, जैसे एक पहले से था दूसरा फिर इशू करा लिया, और या फिर आज की डेट में ना, आज की डेट में अगर मैं बात करूं श्रवण सर, आज की डेट में 2 पेन नहीं हो सकते, आज की डेट में 2 पेन इम्पॉसिबल है। ठीक है, सर हाँ जी जी। सैकड़ों हजारों लोग आते हैं ऐसे कि जो 2 पेन एक सरेंडर करने के लिए आते हैं। जी सर, मैं बताता हूँ सर, उन हजारों में से एक मैं भी था। मैंने जब बहुत साल पहले 2001-2 की बात है, मैंने पेन नंबर के लिए अप्लाई किया सर। मैंने जब पेन नंबर के लिए अप्लाई किया सर, पहले क्या होता था सर, पेन आता था पोस्ट से। ठीक है सर, डिपार्टमेंट में इतना कंप्यूटराइजेशन था नहीं, तो होता ये था कि जैसे हमने पेन के लिए अप्लाई किया, पेन इशू हो गया लेकिन पोस्ट में डिलीवर नहीं हो पाया। सर मैं अपना केस बता रहा हूँ, मैंने पेन के लिए अप्लाई किया, पेन के लिए अप्लाई करने के बाद मैं वेट करता रहा कि पेन आएगा आएगा आएगा, सर आया नहीं। अब नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा पेन नंबर इशू नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, पता नहीं क्या हुआ। पुराने जमाने में सर कंप्यूटराइजेशन था नहीं, मैनुअली इशू होते थे। सर मैंने पेन के लिए दोबारा अप्लाई कर दिया। जब मैंने पेन के लिए दोबारा अप्लाई किया तो कुछ दिनों बाद मेरे पास पेन कार्ड आ गया। मैं उस पेन कार्ड के बेसिस पर पेन नंबर यूज करता रहा सर। 10-15 साल के बाद जब डिपार्टमेंट में कंप्यूटराइजेशन होना शुरू हुआ तो मेरे घर पे एक लेटर आया, उस लेटर में लिखा हुआ था सर आपके पास 2 पेन है। तो आई वॉज शॉक्ड, मैंने कहा जी मेरे पास 2 पेन कहाँ से आ गए, मेरे पास तो एक ही पेन है। ठीक है, तो पता ये चला कि वो जो मैंने पहली एप्लीकेशन दी थी ना, उस पर मुझे पेन नंबर इशू हो गया था। पेन नंबर इशू हो गया, वो पेन पड़ा रहा रिकॉर्ड में, मुझे तो पता ही नहीं मेरे पास पेन है। डिपार्टमेंट ने मेरे घर पे लेटर भेजा कि सर आपके पास 2 पेन है, एक पेन हम कैंसिल कर रहे हैं और सिर्फ जो सेकंड पेन है अब आप उसी को यूज कर पाएंगे। सर मुझे पता भी नहीं था मेरे पास ये पेन है।
ठीक है ना, मैंने तो कैंसिल हो गया, मैंने कहा ठीक है जी क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पता ही नहीं मेरे पास पेन है, मैं तो यूज ही ये करता था, रिटर्न इसी से फाइल करता था, टीडीएस इसी से कटता था, सब कुछ इससे होता था, बात खत्म हो गई। सर ये प्रॉब्लम्स ना बहुत ज्यादा थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज की डेट में डिपार्टमेंट ने क्या करा, पेन को लिंक कर दिया विद आधार। सर एक पर्सन के पास ना पेन तो दो हो सकते हैं, आधार दो नहीं हो सकते। तो आज की डेट में अगर मैं देखूं 2017 के बाद से, सर अब आधार नंबर देना मैंडेटरी हो गया है। 2017 में ये बात प्रोविजन आया था कि आपको आधार नंबर देना है, नहीं तो आपको आधार का एनरोलमेंट आईडी देनी है। सर दो आधार पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आज की डेट में अगर देखें ना एट प्रेजेंट, तो सर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस तरह के केसेस देखने के लिए मिलते हैं जब दो पेन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सर अगर हमारे पास आज की डेट की बात करें, सर एक ही पेन होगा। अच्छा, अब मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे महानुभाव है, उनके पास है दो पेन। सर देखिए आज की डेट में पेन के एक्टिवेट होने के लिए ये मैंडेटरी है, इट मस्ट बी लिंक विद आधार। अगर मान लीजिए मेरे पास पेन है, मैं आधार से तो लिंक करा ही नहीं पाऊंगा, दो दो पेन आधार से लिंक नहीं हो पाएंगे, तो मैंने एक पेन लिंक करा लिया, ये लिंक्ड है विद आधार, और एक मेरे पास सेकंड पेन और है, मतलब मेरे पास नहीं है, किसी एसएससी के पास है, बाय चांस है, तो ये नॉट लिंक्ड विद आधार है। सर ये जो पेन है ना आज की डेट में जो आधार से लिंक नहीं है, गवर्नमेंट ने इनको इनऑपरेटिव कर दिया है। ये ऑपरेटिव ही नहीं है, तो ये पेन अगर मैं दूंगा ना, तो इट इज जस्ट लाइक कि मैं पेन दे ही नहीं रहा। सर कई जगह हम ऐसा पढ़ेंगे कि अगर आप अपना पेन नंबर दे दें तो आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। आप अपना पेन नंबर बता दीजिए, टीडीएस नहीं काटेंगे, लेकिन अगर आपने पेन नंबर नहीं बताया तो फिर आपका टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, तो सर वहां पर ना ये इनऑपरेटिव वाला केस हो सकता है बस। आज की डेट में कोई पर्सन दो पेन इशू करा ले, सर इट इज इम्पॉसिबल, 100% इम्पॉसिबल। ये केस बस यही हो सकता है कि किसी को पुराने जमाने में सर गलती से दो पेन इशू हो गए थे, जैसे मुझे भी हुए थे। ऐसे देर आर एन नंबर ऑफ पर्सन सर, बहुत ढेर सारे लोगों को हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे पेन या तो कैंसिल हो चुके हैं या फिर इनऑपरेटिव हो चुके हैं। अब अगर आज की डेट में कोई पर्सन इनऑपरेटिव पेन कोट कर रहा है, सर इट इज जस्ट लाइक वो पेन कोट ही नहीं कर रहा, वो पेन सर है ही नहीं। जी सर जी अभी भी दो के बजाय तीन ही बन जा रहे हैं, ये भी हो रहा है। जैसे कि एक पहले से पुराना कोई पेन था 2012 में बना हुआ, जी 12 या उससे पहले बना हुआ पेन था, या जी 15 से पहले बना हुआ पेन था, हम्म। उसमें करेक्शन कराने कोई जा रहा है ना, तो नया पेन जारी हो जा रहा है उसको, वो बनाने वाले की गलती के कारण नया पेन वो जारी हो जा रहा है नया करेक्शन की वजह से। सर फिर वो आधार से कैसे लिंक होता है? आधार से जो बन के आ रहा है वो लिंक हो जा रहा है, जबकि वो यूज कर रहा था पहले वाला, जो नया अच्छा, बन रहा है ना वो आधार से लिंक हो जा रहा अब है स्वतः ही। अब पुराना वाला जो है सर वो नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा। जी, तो वो क्या है, पुराना वाला लगा रखा है सब जगह पे, तो इस वजह से उसका हम्म, टैक्स कट जाता है फिर वो। तो वही जी पूछ रहा था सर, वो कैसे कट रहा है वैसे सर, फिर टैक्स। उस केस में क्या है सर, वो जो टैक्स कटता है ना सर, ये बहुत मेजर इशू है। इत्तेफाक से मेरे सामने कोई इस तरह का केस नहीं आया। हमारे जो क्लाइंट्स हैं सर, क्योंकि जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुआ ना कि हमें लिंक करना है, हमने उसको सारे क्लाइंट्स के जो पेन है वो आधार से लिंक करा दिए। तो सर अब उस केस में क्या है कि अब हमें ना एओ के पास रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारा ये जो पेन है, ये वाला पेन है जो हमें अपने पास यूज करना है, और जो सेकंड पेन है वो सरेंडर करना पड़ेगा। एओ साहब के पास इसकी अथॉरिटी है, तो वो इसका जो टीडीएस का क्रेडिट है वो ट्रांसफर करते हैं। जी जी, वही पूछ रहे थे कि जैसे इनकम कम होने पे भी टैक्स काटने का क्या, तो मतलब वही प्रोविजन। वो अभी हम पढ़ेंगे। कई जगहों पर इस तरह के प्रोविजंस हैं कि आप पेन नंबर देंगे तो आपका टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप पेन नंबर नहीं देंगे तो आपका टैक्स कट जाएगा। तो इसलिए फिर वहां पर पेन नंबर की एब्सेंस में टीडीएस कट जाता है। हमारे पास आगे अभी हम प्रोविजंस डिस्कस करेंगे ना, वहां पर इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है सर सर, लेकिन वो यहाँ यहाँ मेजर इशू ये है कि अगर पेन हमारा इनऑपरेटिव हुआ,
तो इसको अगर बहुत जल्दी ठीक नहीं कराया गया ना सर, तो इसका टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल पाता, और टैक्स का क्रेडिट नहीं मिला तो सर ये हमारे लिए लॉस है। एक बार अगर ये लैप्स हो गया और बिना पेन के अगर टीडीएस रिटर्न फाइल हो गई, सर इसका टीडीएस का क्रेडिट ये असेसी ले नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है फिर इसके लिए टीडीएस का क्रेडिट लेना। जी सर। सर एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे 23-24 में 1 करोड़ को एक्सीड करता है, मान लो जनवरी में एक्सीड कर गई लिमिट 1 करोड़ जी को टर्नओवर क्रॉस कर गया, तो जी 23-24 में भी तो टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा फिर? सर 23-24 में नहीं घटेगा। इनकम टैक्स में जो लैंग्वेज है ना वो ये कहती है कि टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 1 करोड़ या 50 लाख। अब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 24-25, सर यहां मेरा टर्नओवर था 80 लाख का, यहां मेरा टर्नओवर हो गया 110 लाख का, और यहां मेरा टर्नओवर है 125 लाख का। सर देखिए 23-24 में जब हमें टीडीएस काटना होगा तो यहां पर हमें लास्ट ईयर के टर्नओवर को देखना है ना, तो टीडीएस यहां पे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम आएंगे 24-25 पर, तो 24-25 में हमें लास्ट ईयर का देखना है। नाउ टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड। यहां पे टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है सर, लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है। ठीक है सर, 23-24 में मेरा टर्नओवर 1 अप्रैल को मुझे पता थोड़ी था कि 1 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा। तो अब सोचिए मैंने अप्रैल में, मई में, जून में करते 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 फरवरी तक मेरा जो टर्नओवर था ना वो था 90 लाख। सर मैंने यहां कितने पेमेंट्स किए होंगे सोचिए, और टीडीएस काटा भी नहीं होगा, मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर क्या हुआ सर, मार्च के महीने में सेल्स हो गई 20 लाख की, ये मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहा हूं सर। अब मार्च के महीने में मुझे पता चला कि मेरा टर्नओवर तो 110 लाख का हो गया, 1.1 सीआर का। अब अगर इनकम टैक्स एक्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में असेसी से कहे ना कि टीडीएस काटो, सर वो कैसे काटेगा बेचारा? आप सोचिए सर, मैं 11 मंथ्स तक पेमेंट कर चुका और टीडीएस मैंने काटा नहीं। अब मैं मार्च के महीने में जाकर इन लोगों से कहूं जिनको मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका, सर टैक्स के पैसे दे दो, ये देंगे थोड़ी? भाई मुझे पैसे मिल चुके, मुझे 5 लाख रुपीज मिलने थे एक पर्सन से, मुझे 5 लाख मिल चुके। अब वो आकर मुझसे कह रहा है सर 50,000 दे दो आपका टैक्स जमा कराऊंगा, सर कभी भी नहीं दूंगा मैं, है ना। सर ये चीज ना प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता अप्लाई करना। गवर्नमेंट ने कहा सर आप इसे रहने ही दो, आपका टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 एक्सीड किया है ना 1 करोड़ को, तो डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25। आपको 24-25 से टीडीएस काटना है, ना कि 23-24 से। सर पॉइंट जी क्लियर हो रहा है सर, सर? जी 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 सर। जी सर, पहला सेक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन 192।
टीडीएस ऑन सैलरी। सर अगर हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ना सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी, तो सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है सर, ये टीडीएस काटेगा कौन? एम्प्लॉयर विल डिडक्ट टीडीएस। किसका टैक्स कटेगा? एम्प्लॉय का, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का टीडीएस कटेगा सर। सर टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सर जब मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दूंगा ना, उस टाइम पे टीडीएस कटेगा। ठीक है सर, अगर मैं सैलरी ना दूं तो? सर जब तक सैलरी दूंगा नहीं तब तक टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर, बाय चांस ऐसा हो कि मैं अपने एम्प्लॉय को लास्ट के 3 महीने की सैलरी नहीं दे पाया, कंपनी के साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे। सर अभी मैं 2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें मेरे माइंड से अभी कंपनी का नाम निकल गया, पता नहीं कौन सी कंपनी थी। तो उसके सीईओ का बता रहे थे कि उनके सीईओ ने अपने एम्प्लॉइज से कहा है कि हम फेब्रवरी की सैलरीज पे नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी पे नहीं कर पाएंगे, अभी कंपनी की जरा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं चल रही, हम फेब्रवरी की सैलरी नहीं दे पाएंगे। सर ऐसे तो कितने एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, प्राइवेट कंपनीज में तो ऐसा बहुत होता रहता है। एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं कर पाई, तो सैलरी पे नहीं कर पाई तो क्या वो टैक्स डिपॉजिट कराएगी? सर जब सैलरी पे ही नहीं करी तो बेचारे टैक्स कहाँ से ही जमा कराएंगे, है ना? पैसे होते तो सैलरी ही ना दे देते। तो इनकम टैक्स एक्ट ने यहाँ पर थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन दिया। हमने कहा सर आपको टीडीएस जमा कराना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी, जब आप सैलरी पे करेंगे तो टैक्स डिडक्ट करके डिपॉजिट कराएंगे। सर इसका रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? सर देखिए, आगे जितने भी सेक्शंस है ना टीडीएस के, उन सब में ना कोई रेट है। आपको 1% टैक्स काटना है, 2% काटना है, 5% काटना है, 10 काटना है, 20 काटना है, 30% काटना है। सर सैलरी में कोई रेट नहीं है, इसमें रेट है स्लैब रेट, एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय। सर हम क्या करेंगे, हम यहां पर ना अपने पास एम्प्लॉय की सैलरी इनकम कैलकुलेट करेंगे। एम्प्लॉयर शेल कैलकुलेट सैलरी इनकम ऑफ एम्प्लॉय। नाउ एम्प्लॉयर शेल कैलकुलेट नाउ एम्प्लॉयर शेल कैलकुलेट टैक्स ऑन एम्प्लॉयज सैलरी। एम्प्लॉयर शेल डिडक्ट such tax from employee's salary
on monthly average basis. एम्प्लॉयर ये टैक्स मंथली एवरेज के बेस पर डिडक्ट कर लेगा। मंथली बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी कितनी है, इसका सॉरी एनुअली इसकी सैलरी कितनी है, इसका टैक्स कितना बनता है, फिर जितना भी टैक्स बनेगा ना सर डिवाइडेड बाय 12 हर महीने डिडक्ट करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए एक पर्सन का टैक्स बन रहा है सर पूरे साल का 3 लाख रुपीज सपोज, तो अगर 3 लाख रुपीज टैक्स पेएबल है तो एम्प्लॉयर हर महीने 25,000 रुपीज डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सर एम्प्लॉयर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और टैक्स कैलकुलेट करके मंथली बेसिस पर दिस अमाउंट शैल बी डिडक्टेड। सर यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए पहले प्लीज। अब सर यहां पर हमारे पास कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। इफ टैक्स पेएबल इज nil, नो टीडीएस। सर अगर टैक्स पेएबल nil है तो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होगा। एम्प्लॉय में ऑल्सो रिपोर्ट any other income earned by him and tax deducted thereon to the employer। ठीक है सर, ऐसा भी तो हो सकता है एम्प्लॉय की कोई और इनकम हो। सर मेरी एक एफडी है उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है। सर मेरे पास एक कोई प्रॉपर्टी है मैंने उसे लेट आउट किया है मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता है, सॉरी रेंट मिलता है। तो अगर आपकी कोई और इनकम हो रही है ना सर एम्प्लॉयर को बता दीजिए, ये भी बता दीजिए कि आपको कोई टैक्स तो नहीं कटा इस पर्टिकुलर इनकम पर। नाउ एम्प्लॉयर while calculating total income and tax thereon shall consider such income also। And while calculating tax payable deduct the TDS। ठीक है सर, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं, सैलरी इनकम आती है मेरी 1 लाख रुपए महीना के हिसाब से, सपोज 12 लाख रुपए साल की, साथ में मेरी रेंटल इनकम भी है 25,000 रुपए महीना के हिसाब से 3 लाख। तो मैं एम्प्लॉयर को बता दूंगा कि सर मेरी 3 लाख रुपए की रेंटल इनकम है, सर मेरा 1 लाख रुपए का ना इंटरेस्ट आता है एफडी के ऊपर। एम्प्लॉयर को मैंने बता दिया, एम्प्लॉयर मेरी इनकम कैलकुलेट करेगा कि अच्छा इनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम इतनी, इनकी अदर सोर्सेज इनकम इतनी, और मेरा फाइनल टैक्स निकाल लेगा। फिर मैं एम्प्लॉयर को बताऊंगा सर बैंक वालों ने मेरा 10,000 का टीडीएस भी काट लिया, एम्प्लॉयर उस 10,000 के टीडीएस को भी कंसीडर कर लेगा। नाउ एम्प्लॉयर शैल डिडक्ट द बैलेंस टैक्स
फ्रॉम सैलरी इनकम। सर ये सब कुछ कंसीडर करके एम्प्लॉयर इसका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो अगर आपकी कोई भी इनकम है, आप वो भी एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर उस इनकम को कंसीडर करेगा, उसके एम्प्लॉय का टैक्स कैलकुलेट करते हुए उसका इम्पैक्ट शो करेगा, उसका इफेक्ट शो करेगा। अगर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है सर वो भी बताया जाएगा, और एम्प्लॉयर सारी चीजें कंसीडर करते हुए हमारी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा। सर लॉस भी तो हो सकता है। सर सैलरी इनकम से सिर्फ एक ही लॉस एडजस्ट होता है, और वो होता है हाउस प्रॉपर्टी लॉस। ठीक है, और कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। तो एम्प्लॉयर शैल टेक्स इनटू अकाउंट ओनली लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी while calculating total income of employee। सर सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैलकुलेट किया जाएगा, और कोई भी लॉस कंसीडर किया जाएगा, और कोई भी लॉस कंसीडर नहीं किया जाएगा। सर ये पॉइंट हम ना सैलरी चैप्टर पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 ये दिया जाता है एम्प्लॉय को, shall also be allowed while calculating TDS, while calculating tax payable by employee। ठीक है सर, 89(1) में अगर हमें कोई सैलरी एडवांस में मिली होती है, या अगर हमें कोई एरियर मिला होता है सैलरी का, उसका अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, उसका रिलीफ कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जब आप एम्प्लॉय का टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो अगर वो 89(1) के रिलीफ के लिए एलिजिबल है तो दे दीजिएगा सर, 89(1) का रिलीफ दे दीजिएगा। 89(1) का रिलीफ देने के बाद जो बैलेंस टैक्स पेएबल है ना, वो डिडक्ट किया जाएगा। सर आखिरी बात, इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ एनी। ऐसे लिखता हूं सर कि एम्प्लॉयर शेल ऑल्सो कंसीडर इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ एनी। सर मान लीजिए मैं कंपनी में जॉब करता था,
मिस्टर एक्स ये जॉब कर रहे थे रमेश लिमिटेड में, 4 महीने जॉब की, सैलरी थी 1 लाख पर मंथ। फिर ये चले गए सोहन लिमिटेड में, यहां पर इन्होंने 8 महीने जॉब की, सैलरी थी 1,50,000 पर मंथ। अब इन्होंने सोहन लिमिटेड को बताया कि सर मैं तो इससे पहले कहीं जॉब करता था और रोहन लिमिटेड से मुझे सैलरी मिली है 4 लाख की। तो अब जब सोहन लिमिटेड इनका टीडीएस काटेगी ना सर, सोहन लिमिटेड, तो टीडीएस काटते हुए जब सोहन लिमिटेड इनकी इनकम कैलकुलेट करेगी तो ये कहेंगे भाई 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8, 12 लाख रुपए प्लस 4 लाख जो ये आया है 16 लाख रुपए, ये इनको सैलरी मिली है। ठीक है सर, और भी कैलकुलेशंस होती हैं सैलरी में, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, कुछ और डिडक्शंस होती हैं, सारी कैलकुलेशंस होती हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है रोहन लिमिटेड की सैलरी सोहन लिमिटेड ऐड करके इनकी इनकम कैलकुलेट करेगी, इनका टैक्स कैलकुलेट करेगी। सर एक चीज मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर सोहन लिमिटेड। सर मान लीजिए मिस्टर एक्स सोहन लिमिटेड को बताए ही ना, तो सोहन लिमिटेड को कैसे पता चलेगा भाई? तो सोहन लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि इनको ये पता लगाना ही लगाना है। सर ये तो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर एम्प्लॉय ने मुझे रिपोर्ट किया तो मैं इसको कंसीडर करूंगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय ने रिपोर्ट ही नहीं किया तो सर अल्टीमेट लाइबिलिटी जो है ना सर, वो मिस्टर एक्स की है। फाइनल लाइबिलिटी जो है वो मिस्टर एक्स की है। फाइनली इन्हीं से टैक्स डिमांड किया जाएगा। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमें आकर बताते कि सर पुराने वाले एम्प्लॉयर से 4 लाख रुपए मिले हैं। अगर इन्होंने नहीं बताया तो आप बस अपनी इनकम पे टैक्स काट लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर इन्होंने बता दिया तो इन्हीं के लिए बेहतर है सर। देखिए पुरानी वाली कंपनी ने इनकम टैक्स में रिपोर्ट तो किया ही होगा ना, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर हम बता देते हैं कि सर हमने मिस्टर एक्स को पेमेंट किया, इनका पैन नंबर ये है, टीडीएस नहीं काटा। सर रिपोर्टिंग तो हो चुकी, जब रिपोर्टिंग हो चुकी तो अल्टीमेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो इंफॉर्मेशन पहुंच गई। सर मैंने बताया ना, टीडीएस के 2 पर्पसेस हैं सर, पहला टैक्स मिलेगा, दूसरा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिल चुकी, अब अगर इन्होंने टैक्स पे नहीं किया तो ये फंस जाएंगे। इनके इनके ऊपर असेसमेंट का नोटिस इशू होगा, पेनल्टीज लगेंगी, प्रोसिक्यूशन होगा, है ना। तो अल्टीमेटली सर पता तो चल ही जाना है। तो बेटर ये है कि मिस्टर एक्स सोहन लिमिटेड को जाकर बता दें कि सर मेरा इतना इतना प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी का अमाउंट है, तो उस पर भी ये टीडीएस काट लेंगे। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है फिर सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।